हम लोग क्लास 8 को स्टार्ट कर रहे हैं और इसे बहुत जल्द समाप्त कर लेंगे। ऐसे ही करके एनसीईआरटी में जितने भी हमारे सिलेबस बचे हुए हैं उनको हम अब कंटिन्यू करके समाप्त कर लेंगे। आपके एग्जाम से पहले यह सीरीज समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग परेशान ना हो इस विषय में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तीनों का मतलब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। उसमें जितने भी वीडियोज अभी तक बने हैं उन सबको आप देख सकते हैं और जितने आगे कंटिन्यू किए जाएंगे उनको भी आप देखते रहे। आज हम लोग क्लास 8 के यानी 8वीं कक्षा के पहले अध्याय को पढ़ेंगे। पहले अध्याय का शीर्षक है संसाधन। तो आइए समझते हैं संसाधन के विषय में। इसके साथ ही मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, तो उसे भी आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के नाम से सीटेट प्रीवियस ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप उसे देख सकते हैं। और जब पूरी एनसीईआरटी समाप्त कर लेंगे तो एक बार फिर से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि संसाधन क्या है, यानी संसाधन क्या होता है। तो प्रत्येक वो वस्तु या वैसा पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उसे संसाधन के रूप में जाना जाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए अपने आसपास के किसी भी चीज़ को। जैसे प्यास लगने पे आप पानी पी रहे हैं, तो पानी क्या है? संसाधन है। आप जो है बिजली का उपयोग कर रहे हैं अपने घर में पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, तो वह बिजली, पंखा, बल्ब ये सभी क्या है? संसाधन है। किसी वाहन से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो क्या है? एक संसाधन है। आप खाने में कोई चीज़ खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, वो क्या है? एक संसाधन है। यानी कि प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग आप अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर रहे हैं वे सभी संसाधन के रूप हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आता है कि कोई भी वस्तु संसाधन बनता कैसे है? जैसे कोई पदार्थ है वो संसाधन कैसे बन गया? तो इसका सिंपल तरीका बताया गया है। किसी भी चीज़ का अगर कोई महत्व है तो वह संसाधन है। यहाँ मूल्य बताया गया है कि किसी भी चीज़ का अगर कोई मूल्य है तो वह संसाधन है। अब यहाँ मूल्य का मतलब आर्थिक मूल्य नहीं है, बल्कि मूल्य का मतलब है महत्व, यानी कि उपयोगिता, प्रयोग होना चाहिए उस चीज़ का। अब कोई चीज़ है जिसका आपके जीवन में आपकी आवश्यकता को पूरा करने में कोई उपयोग है ही नहीं, तो वह संसाधन नहीं है। उसका उपयोग ही नहीं हो रहा है तो वह संसाधन क्यों होगा? वो वस्तु होगा, पदार्थ होगा। तो जिसका भी कुछ महत्व है, चाहे वो आर्थिक महत्व हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का महत्व हो, उसे हम लोग संसाधन के रूप में जानेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि आप सोना चांदी या कोई धातु खरीदने जाते हैं तो क्या होता है? उसका एक आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन आप गांव में चले जाइए, कोई एक बहुत ही अच्छा भूत दृश्य है, कोई कह सकते हैं प्राकृतिक दृश्य है, उसे देखने का कोई जो है पैसा नहीं लग रहा है, कोई आर्थिक मूल्य नहीं चुकाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए पानी ले लीजिए। पानी, हालांकि पानी भी अब बिकता है शहरों में, लेकिन गांव में जाएंगे तो क्या है? पानी आपको खरीदना नहीं है, कहीं भी चापाकल से पानी निकाले और पी लिए। तो ऐसे कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनके लिए आप मूल्य चुकाते हैं और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका मूल्य नहीं चुकाया जाता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समय के साथ आर्थिक रूप जो है धारण कर लेते हैं। कहने का मतलब पहले वो चीज़ आर्थिक जो है उसका महत्व नहीं था, लेकिन अब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो गया है। जैसे आपके दादी के घरेलू नुस्खे, यानी कि कोई कोई होम रेमेडीज जो दादी नानी ये सभी बताया करती थी, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उस तरीके का उन्होंने पेटेंट ले लिया और फिर वो चीज़ अब मार्केट में आ गई, बिकने लगी। ठीक है, पेटेंट यहाँ पे एक वर्ड आता है, इसे हम लोग अभी समझेंगे। तो ये एक तरीका होता है कि कोई चीज़, कोई संसाधन पहले आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं थी और अब हो गई है। पेटेंट का मतलब होता है कोई भी विचार या आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने निकाला और फिर उसको उस पे उसका एक अधिकार हो गया, यानी कि पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने का मतलब है कि अब ये जो फॉर्मूला है वो मेरा है, अब कहीं भी इससे बेचा जाएगा तो उस पर मेरा एक अधिकार होगा, उसकी जो रॉयल्टी है वो मुझे मिलेगी। ये तरीका होता है पेटेंट का। ऐसे जो है आप बॉक्स में जो भी दिया जाता है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ज़रूर ध्यान दें। एग्जाम में हमेशा एक जो है स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है कि पेटेंट का मतलब क्या है, या दे दिया जाएगा कि पेटेंट का तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। तो आपको समझना होगा कि यह स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे जो है स्टेटमेंट को आप देखते चलें। आगे बताया जा रहा है कि दो कारक का नाम बताया जा रहा है, समय और प्रौद्योगिकी, यानी कि टाइम और टेक्नोलॉजी। ये दो चीज़ ऐसा महत्वपूर्ण है जो किसी पदार्थ को संसाधन के रूप में बदल देता है। मान लीजिए हो सकता है कोई पदार्थ पहले किसी उपयोग का ना रहा हो, किसी महत्व का ना रहा हो, लेकिन समय के साथ और
किसी अच्छे टेक्नोलॉजी के आने के साथ क्या हुआ, उस पदार्थ को, उस वस्तु को किसी ऐसे रूप में बदल दिया गया कि वह अब महत्व का हो गया है, लोग उसका उपयोग करने लगे हैं। तो क्या हो गया, समय और टेक्नोलॉजी यानी कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी की मदद से वह पदार्थ जो पहले किसी महत्व का नहीं था अब एक महत्व का हो गया है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, यानी कि पहले से किसी को कुछ पता नहीं है, मान लीजिए मिट्टी का एक टुकड़ा रखा है, आप किसी टेक्नोलॉजी से उस मिट्टी को ऐसा शेप दे देना है कि वह मूर्ति का आकार धारण कर ले रहा है। तो यह मिट्टी जो पहले किसी काम का नहीं था मूर्ति बन गया, लोग मूर्ति को खरीद रहे हैं, अपने घर में सजावट के लिए या पूजा पाठ करने के लिए लोग ले जा रहे हैं। तो यह क्या हो गया, संसाधन बन गया। हालांकि मिट्टी भी पहले से एक संसाधन है, लेकिन मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपके सामने ये बात रखा हूँ। आगे बताया जा रहा है कि लोग यानी कि जो हम लोग हैं, मनुष्य हैं, वे खुद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जो विचार है, जो ज्ञान है, आविष्कार है, ये प्रौद्योगिकी है, खोज है, ये सभी कहाँ से आते हैं, मनुष्य के अंदर से आते हैं, लोगों के अंदर से ही आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोग बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। आपको ऊपर याद रखना है, किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका समय और प्रौद्योगिकी का, ये दो महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद लोग जो है खुद बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इनके ज्ञान, विचार, आविष्कार, खोज, ये सभी क्या करते हैं, संसाधनों की रचना करते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है लोग जो खोज करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, वे आगे चल के बहुत नए नए आविष्कारों को जन्म देते हैं। जैसे आग की खोज हुई, आग की खोज तो एक ही बार हुई होगी, किसी भी मतलब एक प्रयोजन पे हो गई होगी, लेकिन आगे चलकर आग का कितना और जो है प्रयोग होने लगा। उसी तरह पहिए के विषय में बताया गया है कि पहिए का आविष्कार हुआ। देखिए, मानव समाज में पहिए का जो आविष्कार है वो बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार है। पहिए के आविष्कार के फलस्वरूप ही आज आप जो है परिवहन का इतना अच्छा प्रयोग कर पाते हैं। वाहन, जितने भी ये सारे वाहन हैं, ये क्या है, पहिए के आधार पर ही चल रहे हैं। तो पहिए का आविष्कार बहुत ही क्रांतिकारी माना जाता है मानव जीवन में, मानव समाज में। तो ये सारी कुछ बातें बताई गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं संसाधनों के प्रकार के विषय में कि संसाधन किस किस प्रकार के होते हैं। संसाधन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इन तीनों के विषय में आइए एक एक करके पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन की। तो प्राकृतिक संसाधन का मतलब है जो संसाधन हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है, उसमें बहुत कम संशोधन की जरूरत पड़ रही है। जैसे वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं, वह तो प्रकृति में फैली हुई है और हम उसे सांस लेते हैं, उसमें तो कुछ संशोधन करने की जरूरत नहीं है। नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, अब जैसे खनिज है, खनिज में हमें कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रकृति से प्राप्त संसाधन है जिसे हम अपने औजार या प्रौद्योगिकी के माध्यम से थोड़ा सा परिवर्तन करके उपयोग करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को प्राकृतिक संसाधन के रूप में हम जानते हैं। प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन है उनको अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को विकास एवं प्रयोग के स्तर के आधार पर बांटा गया है, उद्गम के आधार पर बांटा गया है, भंडार के आधार पर तथा वितरण के आधार पर बांटा गया है। इन सभी आधार पर जो इनको वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को 2 जो है प्रकारों में बांटा गया है, वास्तविक और संभाव्य। अगर हम वास्तविक संसाधन की बात करें तो ऐसी संसाधन जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है और वर्तमान में हम उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, उसे वास्तविक संसाधन के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोयला है, पश्चिमी एशिया में जो खनिज तेल हैं, महाराष्ट्र के दक्कन पठार में जो काली मिट्टी है, ये सभी क्या है, वास्तविक संसाधन के उदाहरण है। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन का मतलब है ऐसा संसाधन जिसके संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, यानी वैज्ञानिकों ने यह पता तो लगा लिया है कि किसी जगह पे कोई संसाधन है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने मात्रा में है, या फिर इसका उपयोग हम वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हम इसका उपयोग कर ले, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम उसका उपयोग भविष्य में करने लगे। तो ऐसे संसाधन को हम संभाव्य संसाधन के रूप में जानते हैं, समझते हैं। देखिए, संभाव्य संसाधन का उदाहरण दिया जा रहा है कि
लद्दाख में पाया गया जो यूरेनियम है वह संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। यानी कि वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है, लेकिन वह यूरेनियम कितना है इसका हमें पता नहीं है, या उस यूरेनियम का हम अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास उतनी उन्नत टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी नहीं है। तो उस लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम को हम संभाव्य संसाधन के रूप में जानते हैं। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आज से 200 साल पहले जो तीव्र गति से पवनें चलती हैं वह एक संभाव्य संसाधन थी, यानी कि उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हम इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग पवन फार्म बनाते हैं। जैसे नीदरलैंड के पवन फार्म के विषय में बताया जा रहा है कि वहाँ पे इनका उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। वैसे ही भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु के नगर कोइल में ऐसे जो है फार्म है, और गुजरात के तट पर ऐसे फार्म है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो है पवन चक्की या फिर पवन से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा की बात की जाए तो तमिलनाडु का नगर कोइल और गुजरात के तट, ये दोनों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला हम लोग बात करते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। तो उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है, जैव और अजैव। जैव का मतलब है, आपको शब्द से ही पता चल रहा है, जो सजीव जितनी भी संसाधनें हैं वो जैव संसाधन के रूप में जानी जाएंगी। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जितनी भी चीज़ें निर्जीव हैं, जितनी भी संसाधनें निर्जीव हैं वे अजैव के रूप में जानी जाएंगी। जैसे मृदा, चट्टान, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया उद्गम या उत्पत्ति के आधार पे। आगे हम लोग समाप्यता या भंडार के आधार पर, भंडारण के आधार पर समझते हैं। तो समाप्यता या भंडारण के आधार पर आप नवीकरणीय या अनवीकरणीय संसाधन को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन की। देखिए, शब्द में ही अर्थ छिपा होता है। नवीकरणीय का मतलब क्या है? जो फिर से नया हो सके। तो जो फिर से नया हो सके यानी कि नवीकृत होने वाले संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और वो भी नवीकृत बहुत ही शीघ्रता से। इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन। लेकिन इसमें भी दो प्रकार हैं। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल असीमित हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसका प्रयोग आप कितना भी कर लीजिए, इस पे कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जल है, मृदा है, वन है, वो सीमित है। इनका उपयोग लापरवाही से अगर आप करेंगे तो इसे आप प्रभावित कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? हम लोगों ने जल संसाधन को या मृदा या वन संसाधन को प्रभावित कर दिया है। आजकल आप पूरे विश्व में जल संकट सुनते होंगे या वन संकट सुनते होंगे, सांस लेने में परेशानी। तो ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी इसकी कमी कैसे पड़ गई? क्योंकि हम लोगों ने लापरवाही से इसका प्रयोग किया, अंधाधुंध प्रयोग किया। तो नवीकरणीय संसाधन में भी दो चीज याद रखना है, सीमित और असीमित। असीमित में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सीमित में जल, मृदा, वन। इस प्रकार के जो मतलब मानवीय क्रियाओं से प्रभावित हो सके वे सीमित हैं, जो मानवीय क्रियाओं से प्रभावित ना हो वे असीमित हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नवीकरणीय संसाधन को जानते हैं। तो अनवीकरणीय का मतलब है जो नवीकृत ना हो या फिर नवीकृत होने में जो बहुत अधिक समय ले, हजारों वर्ष का समय ले, ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन के रूप में जानते हैं। इनका भंडार जो है बहुत ही सीमित है। अगर आप जो है इसका उपयोग सही से नहीं करें तो यह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और चूंकि इसके बनने में बहुत लंबा समय लगता है, मानवीय समय से अधिक समय लगता है, तो क्या हो जाएगा? फिर इसकी जो है आप कह सकते हैं यह संसाधन समाप्त हो जाएगी। हमारे आने वाले पीढ़ी में इसका उपयोग होगा ही नहीं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो संसाधन है इनका भंडार सीमित है। अब भंडार सीमित है तो इसका उपयोग हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि अच्छे से उपयोग हो, हम भी इसका उपयोग कर ले, हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करे, एक लंबे समय तक हम लोग सीमित रूप में इसका उपयोग करें, ताकि इसके जो बनने का प्रक्रिया है, लंबा समय है, फिर से निर्मित हो सके या उत्पादन इसका हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आप जो है वितरण के आधार पर संसाधन को समझ सकते हैं। तो वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक का मतलब है जो हर जगह एक रूप में पाया जाए, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, यह हर जगह पाया जाता है। स्थानिक का मतलब है जो किसी स्थान विशेष में पाया जाए, जैसे तांबा, लौह अयस्क, ऐसे जो संसाधन होते हैं यह स्थान विशेष में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम स्थानिक के रूप में जानते हैं। देखिए, बताया जा रहा है सबसे लास्ट में कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है यह भूभाग, जलवायु, ऊंचाई ऐसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि कहीं का भूभाग कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है,
ऊंचाई कैसा है, इन चीज़ों पे निर्भर करेगा कि वहाँ कौन से संसाधन कितने मात्रा में या कैसे जो है उपलब्ध है। अब पृथ्वी पर आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो भूभाग है हर जगह एक समान नहीं है, पृथ्वी पर जलवायु हर जगह एक समान नहीं है, ऊंचाई एक जगह जो है हर जगह एक समान नहीं है। तो जब इन सब चीज़ों की विभिन्नता है तो क्या हो जाएगा, संसाधनों की भी विभिन्नता हो जाएगी, संसाधन की जो उपलब्धता है उसमें भी विभिन्नता हो जाएगी। तो इसे आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है उसमें पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्नता है। कहीं पे तांबा अधिक पाया जा सकता है, कहीं पे लोहा अधिक पाया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है प्रकृति ने जो व्यवस्था की है कि ऐसे सिचुएशन में तांबा बनेगा या तांबा होगा, वैसा सिचुएशन कहीं एक जगह हो दूसरी जगह ना हो, कहीं एक जगह बहुत ही अच्छे तरीके से हो दूसरी जगह जो है उस तरीके से नहीं हो। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का वितरण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग मानव निर्मित संसाधन के विषय में पढ़ते हैं। यह बहुत ही आसान है, सिंपल। आप समझिए कि जिस चीज़ का निर्माण मानव करता है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन के रूप में जानते हैं। अब मानव किसी चीज़ को पूर्ण रूप से निर्मित नहीं कर सकता है। मानव क्या करेगा, प्रकृति से ही चीज़ों को लेगा और उसमें अपने दिमाग से, अपने कौशल से, अपने प्रौद्योगिकी के आधार पे उसको कुछ नया रूप देगा। तो इस नए रूप में जो चीज़ सामने आया है इसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन के रूप में जानेंगे। जैसे सड़क, पुल, मशीन, वाहन, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है। बताया जा रहा है कि लौह अयस्क के रूप में, कि लौह अयस्क तब तक जो है संसाधन का रूप नहीं था जब तक मनुष्य ने इससे लोहा नहीं निकाला। मनुष्य ने क्या किया, अपने कौशल से, अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से लौह अयस्क से लोहा को अलग किया और हम लोग लोहे का यूज करने लगे, तो यह संसाधन का रूप हो गया। तो ऐसे ही मानव निर्मित संसाधन बनते हैं। अगला बताया जा रहा है कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। यह तो बहुत ही सिंपल है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कैसे उत्पन्न होता है, लोग उत्पन्न करता है। तो जिस भी चीज़ को लोग, मनुष्य उत्पन्न करेंगे वह मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मानव संसाधन। हम लोगों ने संसाधन को 3 रूप में बांटा था, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो हम लोग मानव संसाधन को पढ़ते हैं। पहले भी हम लोगों ने देखा था कि जो लोग होते हैं वह खुद में एक अच्छे संसाधन होते हैं। अगर लोगों में अच्छा ज्ञान है, कौशल है, प्रौद्योगिकी है, तो वह किसी भी पदार्थ को एक अच्छे संसाधन के रूप में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार आप मानव को एक अच्छे संसाधन के रूप में समझ सकते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, कोई डॉक्टर है, किसी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, तो आपने क्या किया, डॉक्टर का यूज किया, उपयोग किया। संसाधन के हम लोगों ने संसाधन के डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जिस भी चीज़ का आप उपयोग करते हैं वह संसाधन है। आपने डॉक्टर का उपयोग किया तो डॉक्टर संसाधन है। इंजीनियर कोई नया चीज़ बनाता है, उसका लोग उपयोग करते हैं, तो इंजीनियर भी एक अच्छा संसाधन है। वैज्ञानिक खोज करता है लोगों के कल्याण के लिए, तो वैज्ञानिक भी एक अच्छा संसाधन है। अब आप सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई काम ना करता हो, सो के उठता हो, खा के फिर सो जाता हो, फिर उठता हो, फिर खाता हो, फिर सो जाता हो, ऐसा व्यक्ति संसाधन होगा? नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो कुछ ना कुछ काम करता है वह संसाधन का रूप है। ठीक है, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। यहाँ दिया जा रहा है कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। योग्यता मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। जो मजदूर हैं वो शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, जो किसान हैं शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं, तो इन्हें भी हम मानव संसाधन कहेंगे, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी दिमाग से काम करते हैं, मानसिक रूप से काम करते हैं, तो ये भी मानव संसाधन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा टॉपिक था। हाँ, यहाँ एक चीज़ बच रहा है कि लोगों में जो लोगों को कौशल दिया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार क्या करती है, लोगों को प्रशिक्षण देती है कि आप जो है डिजिटल तरीका सीख जाओ, या स्त्रियों को, महिलाओं को जो है कपड़ा सिलने का तरीका सिखाया जाता है। यह सब क्या है कि लोगों को संसाधन बनाया जाए, यानी कि लोग खाली ना बैठे। जो लोग खाली होंगे वो संसाधन नहीं होंगे, और अगर लोग अच्छे संसाधन बनते हैं तो अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा उत्पादन होगा तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है, और इस तरीके को यानी कि उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में लोगों को कौशल द्वारा क्या किया जाता है, संसाधन बनाया जाता है, इसे मानव संसाधन विकास के रूप में जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे मानव संसाधन नहीं, संसाधन संरक्षण के विषय में, यानी कि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए, इसको बचाया कैसे जाए। हम लोगों ने पढ़ा था नवीकरणीय संसाधन में जो सीमित संसाधन थे, जल, वन, मृदा या अनवीकरणीय संसाधन के विषय में, कि ये क्या है, बहुत ही सीमित है, इनका उपयोग हमें सतर्कता से करना चाहिए। यानी कि आप संसाधन का उपयोग अच्छे से नहीं करते हैं, सतर्कता से नहीं करते हैं, तो ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने पे जो आने वाले पीढ़ी हैं या जो मनुष्य हैं उनका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि जो भी संसाधन है उनका सतर्कता पूर्वक उपयोग करें। नवीकरण यानी कि नवीकृत होने के लिए संसाधनों को जितना समय चाहिए उतना समय हम उन्हें दें। इसी प्रोसेस को संसाधन संरक्षण के रूप में जाना जाता है। इस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं कि संसाधनों का उपयोग कम कर सकते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि नहाने गए और नल को खुला ही छोड़ दिए, ब्रश कर रहे हैं और जो टैप है नल को आप खुला ही छोड़ दिए हैं। उतना ही प्रयोग कीजिए जितनी की आवश्यकता हो। बिजली है, फैन ऐसे ही नहीं खुला छोड़ दे, बल्ब जितनी ज़रूरत हो उतना ही जलाए। फिर आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं वस्तुओं का, संसाधनों का, जैसे जो पुरानी वस्तु है उसका अगर आप प्रयोग कर सके तो करें। पुनः चक्रण भी किया जाता है। पुनः चक्रण का मतलब है जैसे कागज है, पानी, जल है, कागज का मतलब कागज खराब हो जाता है, उससे फिर से कागज बना दिया जाता है मशीन में डालकर। वैसे ही जल, वर्षा हो रही है, आप उसे जो है संरक्षित कर सकते हैं। छत पर जो है जो आप तरीका बना सकते हैं उसे स्टोर कर सकते हैं और उसका फिर से यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। अब एक टॉपिक आता है सतत पोषणीय विकास। या सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना ताकि वर्तमान में जो लोग हैं वो भी उसका फायदा उठा सके और आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय का मतलब है कि सभी पोषित हों, यानी अभी हम लोग हैं तो हम लोग भी उसका उपयोग करें, इस तरीके से करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करें कि पानी को समाप्त ही कर दे या इस स्थिति में ला दे कि आगे आने वाला जो हमारा भावी पीढ़ी है उसके लिए पानी बचे ही ना, जल बचे ही ना, उपयुक्त पर्यावरण बचे ही ना। तो इसे ही कहते हैं सतत पोषणीय विकास। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत को दिया जा रहा है। इसे देखिए, बहुत ही जरूरी है। बताया जा रहा है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन के सभी रूप का मतलब हुआ आप हुए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, इन सभी का आदर होना चाहिए कि विविधता बनी रहे। उसके बाद मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, यानी जो मानव जीवन है ऐसे ही कोई बेकार ना हो, सबको कुछ ना कुछ आप कौशल प्रदान करें, सब कोई कुछ ना कुछ काम करे, अच्छा संसाधन बने। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, यानी कि विविधता बनी रहे, हर चीज़ों का आप ख्याल रखें, अंधाधुंध प्रयोग ना करें किसी चीज़ का। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, यानी प्राकृतिक संसाधनों का आप अच्छे से उपयोग करें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, यानी कि हमें चाहिए कि हम एक आदत डालें कि पर्यावरण में किसी चीज़ को हम नुकसान न पहुंचा रहे हो, जहां ज़रूरत ना हो गंदगी ना फैलाए, पानी का जितना उपयोग हो उतना ही करें, ये सारी चीज़ें। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी कि लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए कि आप अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखें, उसे सुरक्षित रखें, क्योंकि वही है तब आप हैं, आपकी आने वाली पीढ़ी है। यहाँ कुछ बातें बताई जा रही है कि हमें सुनिश्चित करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय हो। सतत पोषणीय का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि हम भी इसका उपयोग कर सके और आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। उसके बाद है पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। यह भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि विविधता रहे, क्योंकि विविधता है तभी जीवन है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए, यानी कि वही बात है फिर से कि विविधता बनी रहनी चाहिए। अब हम लोग आइए प्रश्नों को देखते हैं ताकि समझ आए कि चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, यानी कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में संसाधनों की विविधता क्यों है, जो वितरण है अलग अलग क्यों है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो वितरण है संसाधनों का, यह भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, इसके विभिन्नता पर आधारित है। और पृथ्वी पर ये जो तीनों चीज़ें हैं, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हैं। तो
मूल बात है क्या कि संसाधन असमान रूप से वितरित होगा। अगला है संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधन का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उसे उतना समय देना जिसमें वो नवीकृत हो सके, इसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण में आप कम उपयोग कर सकते हैं संसाधनों का, पुनः प्रयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, मानव का जो ज्ञान है, कौशल है, प्रौद्योगिकी है, वही पदार्थ को संसाधन के रूप में परिवर्तित करता है। यह एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है जो मानव संसाधन को महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो मानव संसाधन को महत्वपूर्ण बनाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो किसी भी संसाधन का प्रयोग इस प्रकार करना कि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 का 1 है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मात्रा, यानी संसाधन में निहित है उपयोगिता, यानी संसाधन उसी वस्तु को कहेंगे जिसका हम उपयोग कर सके, उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा। यहाँ मूल्य का मतलब आप समझ ही रहे हैं, आर्थिक मूल्य भी हो सकता है या आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकता है। मूल्य का मतलब है महत्व, यानी कि उस चीज का महत्व हो। मात्रा से कोई मतलब नहीं है, मात्रा कितनी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, कैंसर के उपचार के लिए जो दवाएं बनाई जा रही हैं, औषधियां बनाई जा रही हैं, यह मानव निर्मित संसाधन है क्योंकि मानव ने इसका निर्माण किया है। अगला है, कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन डैश होते हैं, यानी जैव संसाधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों द्वारा निर्मित होते हैं, या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क, जीव जंतुओं से जो चीज निर्मित होगा उसे हम जैव संसाधन के रूप में समझ सकते हैं। तीसरा है, अंतर स्पष्ट करना है संभाव्य और वास्तविक संसाधन में। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, संभाव्य संसाधन का क्या मतलब है? वैज्ञानिकों ने जिसका पता तो लगा लिया है लेकिन उसकी मात्रा कितनी है हमें पता नहीं है, या फिर उसका उपयोग हम वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में अच्छी प्रौद्योगिकी के आने के बाद हम उसका प्रयोग कर सके, उपयोग कर सके, ऐसे को संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक इसका उल्टा, वैसा संसाधन जिसके मात्रा का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान है और फिर जिसका उपयोग भी हम वर्तमान में कर रहे हैं, इसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। दूसरा है, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन का मतलब है वैसा संसाधन जो हर जगह फैला हुआ है, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। स्थानिक का मतलब जो किसी स्थान विशेष में पाया जाता हो। ये अपना पहला अध्याय था। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बहुत जल्द हम लोग NCERT को खत्म कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।